आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 15 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था, मगर इस घटना के बाद से मैं इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। इस घटना ने मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह बना ली जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका, और आज भी उस घटना को याद करके मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो उस पर मामा जी का कॉल आ रहा था। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही मामा जी ने कहा, सोनू, परसों हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो तू चलेगा हमारे साथ? असल में मैं जब अगली बार नानी के घर गया था तो मामा जी को बोलकर आया था कि इस बार पिकनिक मनाने आप लोगों के साथ मैं भी जाऊंगा। इस पर मैंने कहा, हाँ मामा जी, मैं जाऊंगा, मैं कल ही वहाँ आता हूँ। पूरी बात हो जाने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया, जिसके बाद मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई और कल निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि कल मेरे ऑफिस में थोड़ा काम तो था, तो मैंने तय किया कि मैं कल शाम वाली बस से नानी घर जाऊंगा। फिर अगले दिन मैं ऑफिस गया और ऑफिस के सारे कामों को निपटाकर दोपहर के 3 बजे मैं अपने घर पहुंचा। भले की बात तो ये थी कि मैंने कल रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी, तो अभी मुझे उतना कुछ करना नहीं था। मैं जल्दी से रेडी हुआ और घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलता बना। मेरा घर बस स्टॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं 20 से 25 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टॉप पहुंच गया, जहां मुझे पता चला कि गांव जाने की बस शाम के 5 बजे की है और अभी वक्त हो रहा था शाम के 4:30 बजे का। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जिसके बाद आधा घंटा इंतज़ार करने पर बस आकर लग गई। बस के आते ही मैं बस में चढ़कर बैठ गया। मेरे यहाँ से गांव करीब 5 घंटे का सफ़र था, तो मैं रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुँच जाऊँगा। बस में बैठने के 10 मिनट बाद ही बस खुल गई और खुलने के साथ ही बस ने काफ़ी रफ्तार भी पकड़ ली। कुछ देर बस चलने के बाद आसमान पर दिन के उजाले की जगह रात के अंधेरे ने ले ली। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, और तो और कड़कड़ाती ठंड का असर अब हमें साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर था। रात के 8 बजे आधी रात की तरह मालूम हो रहा था। खैर, 2 घंटे और बस चलने के बाद ठीक रात के 10 बजे मैं अपनी गांव के बस स्टॉप पर उतरा। तो बस से उतरते ही आसपास के माहौल को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि उस पूरे बस स्टॉप पर दूर दूर तक ना तो मुझे कोई आदमी दिख रहा था और न ही एक भी बस, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई दुकान भी खुली हुई नज़र नहीं आ रही थी। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, दिन के वक्त तो यहाँ कितना चहल पहल रहता है, मगर रात को देखो सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ है। क्या पता मुझे घर जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी कि नहीं। ये सोचते सोचते मैं बस स्टॉप से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज़्यादा सुनसान था। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि मानो ये जगह इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बाहर निकलते ही मैं इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगा। इधर उधर नज़र घुमाने पर मुझे कुछ आगे एक ऑटो खड़ा दिखा। उस ऑटो को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो अब मुझे पैदल चलकर घर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं चलकर उस ऑटो के पास गया तो वहाँ एक ऑटो वाला ऑटो के अंदर बैठा हुआ था। तो मेरे वहाँ पहुँचते ही उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? उस ऑटो वाले की ऑटो काफ़ी टूटी फूटी सी थी, मगर मुझे उससे क्या, मुझे थोड़ी उसकी ऑटो खरीदनी है। मुझे तो बस घर जाने से मतलब है।
तो इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब मुझे बंगलापुर गांव जाना है, आप चलोगे क्या? तो इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ बैठिए, क्यों नहीं चलूँगा। उस ऑटो वाले के इतना बोलते ही मैं उसकी ऑटो में बैठ गया, जिसके बाद ऑटो वाले ने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। रास्ता इतना सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था कि ऑटो की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के आगे काफ़ी कम पड़ रही थी। गांव का इलाका होने के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना कि सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपको ठीक से नज़र तो आ रहा है ना? इस पर उस ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब आप चिंता मत करिए, मुझे सब ठीक से नज़र आ रहा है। इतना बोलकर उस ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। ठंड के कारण मैं पीछे वाली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। यहाँ से मेरा नानी घर आधे घंटे की दूरी पर था, तो अभी आधा घंटा मुझे और ठंड से जूझना पड़ेगा। ये सोचकर अभी मैं चुपचाप बैठा ही था कि तभी अचानक उस ऑटो वाले के सर से खून टपकने लगा। तो उस ऑटो वाले के सर से खून टपकता देख मैं काफ़ी हैरान हो गया और मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपके सर से तो खून टपक रहा है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, वो भाई साहब कुछ देर पहले मेरी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे थोड़ी चोट आई और देखिए ना ऑटो भी कितना टूट फूट गया है। जिसके बाद हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, मगर आगे बढ़ते वक्त मेरे जहन में एक ही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर इस आदमी को इतनी चोट लगी है तो ये ऑटो क्यों चला रहा है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब आप घर क्यों नहीं चले जाते, आपको काफ़ी चोट आई है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, नहीं भाई साहब अब मैं घर नहीं जा सकता। उस आदमी की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक ऑटो दिखा जो कि पेड़ से टकराकर ज़मीन पर गिरा हुआ था और साथ ही उस ऑटो के बगल में एक आदमी भी गिरा हुआ था। लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख नहीं पा रहा था। तो इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, लगता है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ये बोलने पर उस ऑटो वाले ने पहले पहले तो मना कर दिया, मगर मेरे जिद करने पर वो मान गया। फिर हम ऑटो से उतरकर ज़मीन पर गिरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। मैं आगे आगे चल रहा था और वो ऑटो वाला पीछे पीछे। हम चलकर ज़मीन पर गिरे उस आदमी के पास पहुँचे तो वो आदमी ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था। उस आदमी के आसपास काफ़ी ज़्यादा खून फैला हुआ था, लिहाजा मैंने उस आदमी का चेहरा अपनी ओर घुमाया तो उस आदमी का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि ज़मीन पर पड़े उस आदमी का चेहरा और उस ऑटो वाले का चेहरा एक ही था। ये देखकर मैंने जब अपनी निगाहें अपने पीछे खड़े उस ऑटो वाले की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब उस ऑटो वाले का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उस ऑटो वाले का चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसी वक्त मेरी मौत हो गई थी। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैंने अपने बचने की उम्मीद खो दी थी और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी मेरे ऊपर किसी गाड़ी की हेडलाइट पड़ी। तो उस हेडलाइट के थोड़ा करीब आते ही मैंने देखा कि वो
एक कार चलकर मेरी ही तरफ आ रही है। उस कार को देखकर वो भूत और उसका ऑटो हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर उस कार वाले के पास गया और उससे मदद मांगी, जिसके बाद उस कार वाले ने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से काफ़ी साल पहले हमारे गांव में एक कच्चा रास्ता हुआ करता था। वो रास्ता एक तरफ से जंगलों से तो दूसरी तरफ से रेल की पटरियों से घिरा हुआ था। गांव वाले रात तो दूर दिन को भी उस रास्ते से आना जाना नहीं करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है और वो आत्माएं लोगों को देखकर उन पर हमला कर देती हैं। मगर एक सच ये भी था कि उस रास्ते पर कभी कभी आने जाने वाले लोगों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती थीं, जिस कारण उन लोगों का भी यही कहना था कि ये रास्ता शापित हो चुका है। लेकिन इन सब बातों को मैं नहीं मानता था। असल में लोगों का कहना था कि जब नई नई इस गांव में ट्रेन चलनी शुरू हुई थी तो आए दिन इस रेल पटरी पर एक्सीडेंट होता ही रहता था और उन्हीं मरने वालों की आत्मा आज भी भटकती है। खैर, उस समय मैं अपने गांव में पिताजी और भैया के साथ खेती किया करता था। उस समय हमारा ही परिवार नहीं बल्कि सभी परिवार खेती किया करते थे। एक शाम जब हम तीनों खेत से घर लौटे तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। खेत से वापस लौटकर अभी हम आराम कर ही रहे थे कि तभी अचानक पिताजी के पेट में काफ़ी तेज दर्द शुरू हो गया। तो अचानक पेट में दर्द होने से हम काफ़ी चिंता में पड़ गए कि हुआ तो हुआ क्या। कुछ देर तक तो उन्होंने दर्द को बर्दाश्त किया, मगर 1 घंटे बाद जब उनका दर्द काफ़ी बढ़ गया तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे हम और भी ज़्यादा चिंता में पड़ गए। पिताजी की हालत बिगड़ता देख हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें कि तभी मैंने अपने भैया से कहा, भैया आप पिताजी के पास रुकिए, मैं वैद्य जी के पास जाकर दवा लेकर आता हूँ। इस पर भैया ने कहा, अच्छा ठीक है अनूप, तू जा, मगर जल्दी आना। जिसके बाद मैंने अपना साइकिल निकाला और वैद्य जी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वैद्य जी का घर हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में था, तो मुझे वहां पहुंचने में करीबन 1 घंटे का समय लगेगा। तो मैंने अपने साइकिल चलाने की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। उस वक्त रात के 7:30 बजते ही हमारा गांव काफ़ी सुनसान हो गया था। उस समय हमारे गांव में बिजली की सुविधा ना होने के कारण लोग अंधेरा हो जाने के बाद अपने घरों से नहीं निकलते थे, जिस कारण सारा गांव वीरान सा लग रहा था। घर के बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरा इतना घना था कि मुझे सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो घने अंधेरे को देखकर मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। दूसरे गांव वैद्य जी के घर जाने के लिए हमारे गांव से 2 रास्ते थे, एक काफ़ी लंबा रास्ता तो दूसरा रेल पटरियों के किनारे से शापित रास्ता। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, लंबे वाले रास्ते से जाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं रेल पटरी के किनारे वाले रास्ते से ही चला जाता हूँ, और वैसे भी मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलकर मैंने साइकिल को उस रास्ते पर मोड़ लिया तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान था। खैर, मैंने किसी तरह उस रास्ते को पार किया और दूसरे गांव वैद्य जी के घर गया। जिसके बाद मैंने वैद्य जी को पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे दवा देते हुए कहा, ये लो दवा और जल्दी जाकर अपने पिताजी को खिला दो। जिसके बाद मैंने दवा लिया और साइकिल लेकर वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी,
जिस कारण पूरा माहौल वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक रास्ते पर मुझे मेरे अलावा इंसान तो दूर कोई जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर मैं वहाँ खड़े होकर और समय ज़ाया ना करके साइकिल को रफ्तार से चलाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते वक्त बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मुझे उस पटरी वाले रास्ते को पार करना है, और ये सोच सोच कर मुझे थोड़ी थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी। मगर मुझे अपनी पिताजी को जल्दी से दवा भी देनी थी, जिस कारण मैंने साइकिल को दोबारा से उसी रेल पटरी वाले शापित रास्ते की तरफ ले लिया। वो शापित रास्ता और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद भी रास्ते के किनारे घने जंगलों में छुप सा गया था, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं आ पा रही थी। सन्नाटा तो इतना फैला हुआ था कि उस रास्ते पर रात कीड़ों की आवाज़ें नहीं आ रही थी। रास्ते पर काफ़ी सन्नाटा होने के कारण मेरे साइकिल चलाने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे सामने अचानक एक पेड़ की डाली टूटकर गिरी, जिससे मैं एकदम से चौंक गया और ब्रेक दबाकर अपनी साइकिल को वहीं रोक लिया। लेकिन वो पेड़ की डाली इतनी बड़ी थी कि उसने पूरा रास्ता घेर लिया। मगर ये पेड़ की डाली गिरी तो गिरी कैसे? अभी ना हवा चल रही है और ना ही बारिश हो रही है। ये सोचकर मैं काफ़ी हैरान हो गया। लेकिन मुझे घर जल्दी जाना था, तो मैंने किसी तरह अपनी साइकिल को उस डाली के ऊपर से पार किया और वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर मुझे कहाँ पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और ये पेड़ की डाली मुझे आगे ना जाने की चेतावनी दे रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी साइकिल किसी चीज़ के ऊपर चढ़ गई, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। मैं इतनी तेज गिरा था कि मुझे काफ़ी चोट आई। फिर भी मैं किसी तरह से उठा और ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि आखिर मेरी साइकिल किसके ऊपर चढ़ गई थी। तो पीछे मुड़ते ही पीछे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ज़मीन पर काफ़ी इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े गिरे हुए थे। ये देखकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, आखिर ये कैसे हो सकता है। मगर मुझे इतना तो समझ आ ही गया था कि अगर मैं यहाँ रुका तो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाऊंगा। ये सोचकर अभी मैं वहाँ से भागने जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो शरीर के कटे हुए टुकड़े आपस में जुड़ने लगे हैं। धीरे धीरे वो सारे टुकड़े जुड़कर एक आधा कटा हुआ शरीर बन गए, जिसका सिर्फ कमर से लेकर ऊपर तक का ही हिस्सा नजर आ रहा था। उस आदमी का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखने के बाद मैंने ना आओ देखा ना ताओ अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगा। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं किधर भाग रहा हूँ, बस मैं भागे जा रहा था। भागते भागते मुझे रास्ते के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी नज़र आई। मुझे लगा कि अगर अपनी जान बचानी है तो उस झोपड़ी की तरफ भागना पड़ेगा, वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। लिहाजा मैं भागकर उस झोपड़ी के दरवाजे पर गया। मैं जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी थी, इसलिए मैं झोपड़ी के अंदर घुस गया। अभी मैं झोपड़ी के अंदर घुसा ही था कि तभी मैंने देखा कि कोई आदमी पीछे की तरफ मुंह करके चादर ओढ़े खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस आदमी ने एकदम से अपना चादर हटा दिया। तो फिर एक बार मेरी रूह कांप गई, क्योंकि ये वही कटा हुआ आदमी था। जिसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, जो दौड़ लगाई सीधे घर जाकर ही रुका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।